इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी है। हम पैसों के बारे में बहुत कम सीखते हैं। स्कूल में हमें मैथ पढ़ाया जाता है, साइंस और हिस्ट्री सिखाई जाती है, लेकिन पैसे को सही तरीके से मैनेज करना कोई नहीं सिखाता। अभिजीत कोलबकर इसी कमी की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये तो सिखा दिया जाता है कि जॉब कैसे करनी है, पैसे कैसे कमाने हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उस पैसे का सही यूज कैसे करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमारी जिंदगी को सुरक्षित और तनाव मुक्त बनाने का रास्ता है। सोचिए, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, फिर भी वो समझदारी से अपने खर्चे मैनेज करता है, तो वो फ्यूचर में सुरक्षित रह सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई अच्छा कमा रहा है, लेकिन उसका खर्चा अनकंट्रोल्ड है, तो वो कभी भी फाइनेंशियल ट्रबल में आ सकता है। पैसे की अंडरस्टैंडिंग होना किसी भी इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब अपने पैसों को कैसे अर्न, सेव, स्पेंड और ग्रो किया जाए, इसकी सही नॉलेज रखना। कई बार हम ये सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसे आएंगे तब सेविंग्स शुरू करेंगे, या अभी तो एंजॉय करने का टाइम है, फ्यूचर में देख लेंगे। लेकिन यही सोच हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में डाल देती है। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारी इनकम कितनी भी कम हो, हम उसे सही तरीके से मैनेज करके एक स्टेबल लाइफ बना सकते हैं। क्योंकि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करने का एक इंपॉर्टेंट टूल है। अगर ये टूल हमारे हाथ में सही तरीके से हैं, तो हम अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं और इमरजेंसीज को भी हैंडल कर सकते हैं। पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं होता, उसके साथ हमारी इमोशंस जुड़ी होती हैं। कभी कभी हम दुखी होते हैं तो शॉपिंग कर लेते हैं, कभी स्ट्रेस होता है तो इम्पल्सिवली खर्चा कर देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें यह भी सिखाती है कि पैसे से जुड़े डिसीजंस कैसे इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली लेने चाहिए। इससे न सिर्फ हम स्ट्रेस से बचते हैं, बल्कि अपने गोल्स की तरफ भी कंसिस्टेंटली बढ़ते हैं। अभिजीत कोलबकर ये भी कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी ऑथराइजेशन देती है। जब हमें पैसों की सही नॉलेज होती है, तो हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, ना फैमिली पर, ना गवर्नमेंट पर। हम अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपको यह पता हो कि आपकी इनकम का कितना हिस्सा खर्च करना है, कितना सेव करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जिंदगी जी पाएंगे। चाहे जॉब चले जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, अगर आपने अपने पैसों को अच्छे से मैनेज किया है, तो आप बिना पैनिक किए सही डिसीजन ले पाएंगे। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो ईएमआई में फंसे हुए हैं, क्रेडिट कार्ड डेट से परेशान हैं, या रिटायरमेंट को लेकर अनसर्टेन हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होती है। अगर हमें स्कूल से ही ये सिखाया जाता कि बजट कैसे बनाना है, सेविंग्स की इंपॉर्टेंस क्या है और इन्वेस्ट करने के सही तरीके क्या है, तो हम सब ज्यादा सिक्योर और हैप्पी लाइफ जी सकते थे। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी जरूरत और चाहत में फर्क करना आना चाहिए। हर नई चीज जो मार्केट में आती है, वो जरूरी नहीं कि हमारे लिए जरूरी हो। अगर हमें पैसे की समझ है, तो हम हर शाइनी चीज को देखकर उसे खरीदने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे। हम सोच समझकर खर्च करेंगे और अपने गोल्स के लिए सेविंग्स करेंगे। एक और बात जो बहुत जरूरी है समझना, पैसा सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं होता। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अरे ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग तो अमीरों के लिए होती है, हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग क्या प्लान करें। लेकिन ये सोच गलत है। एक्चुअली जो लोग कम कमाते हैं, उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, इसलिए उन्हें विस्ली डिसीजन लेने पड़ते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी उन्हें ये पावर देती है। जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर, इंजीनियर
या IAS बने, लेकिन क्या हम उन्हें ये सिखाते हैं कि उनकी पहली सैलरी का क्या करना है, कैसे अपने पैसे को प्लान करें? क्या उन्हें पता होता है कि टैक्स कैसे काम करता है या म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? यही गैप हमें भरनी है। अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी को अर्ली एज में सिखाएं तो एक होल जनरेशन फाइनेंशियली एम्पावर्ड बन सकती है। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तभी अच्छे से निभा सकते हैं जब हमें सही नॉलेज हो। जैसे ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, वैसे ही पैसे को चलाने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, नहीं तो हम क्रैश कर जाएंगे या फिर कहीं गलत मोड़ पर मुड़ जाएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें यह भी सिखाती है कि पैसे को लेकर गिल्ट या डर रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्लान बनाकर चलते हैं तो हम गिल्ट फ्री तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं और सिक्योर भी रह सकते हैं। हम स्मार्ट स्पेंडिंग कर सकते हैं, मतलब ना तो जरूरत से ज्यादा खर्च करना और ना ही हर चीज से डरकर पीछे हटना। ये बात भी जरूरी है समझना कि फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ कैलकुलेटर्स और स्प्रेडशीट्स की बात नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक सोचने का तरीका है, एक डिसिप्लिन है, और ये डिसिप्लिन हमें फ्रीडम देता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, मेंटल पीस और लाइफ को अपने तरीके से जीने की आजादी। अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक सिंपल सेंटेंस में समझना चाहें तो वो ये होगा, कमाई से ज्यादा जरूरी है कमाई की समझ। अभिजीत कोलाबकर यही मैसेज देना चाहते हैं। अगर हमें पैसे की समझ है तो हम कम कमाई में भी सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं, और अगर समझ नहीं है तो लाखों की सैलरी भी हमें परेशानियों से नहीं बचा पाएगी। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी को नजरअंदाज मत कीजिए, इसे अपने लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाइए। आज इंटरनेट पर हर नॉलेज उपलब्ध है, फ्री यूट्यूब वीडियो, कोर्स, ब्लॉग, किताबें, सब कुछ। बस जरूरत है एक शुरुआत करने की। अपने बजट से शुरू कीजिए, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए, बजट के आदतें बनाइए और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। यही छोटी छोटी स्टेप आपको लंबे समय तक सक्सेस और पीस की तरफ ले जाएंगे। जिंदगी में पैसों की प्रॉब्लम सिर्फ पैसों से नहीं, नॉलेज से सॉल्व होती है, और फाइनेंशियल लिटरेसी वही नॉलेज है जो आपको स्ट्रांग बनाती है, ताकि आप ना सिर्फ सरवाइव कर सकें बल्कि थ्राइव भी कर सकें। हम सब अपने पैसों को लेकर कई बार कंफ्यूजन रहते हैं, कब कितना खर्च हो गया, कहां से आया, कहां गया, कुछ पता ही नहीं चलता। यही वजह है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अक्सर उन लोगों को भी हो जाती हैं जो अच्छी कमाई कर रहे होते हैं। अभिजीत कोलाबकर कहते हैं कि इसका सबसे सिंपल और पावरफुल सॉल्यूशन है बजटिंग। ये फाइनेंशियल हेल्थ का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बजटिंग का मतलब सिर्फ खर्चे कम करना नहीं होता, इसका मतलब है अपने पैसों के फ्लो को समझना और कंट्रोल करना। सोचिए, आपकी इनकम एक बड़ा सा पानी का टैंक है, उसमें से हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी लीक हो रहा है। कभी बिजली का बिल, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी दोस्तों के साथ डिनर। अगर आपने उस लीक को कंट्रोल नहीं किया तो चाहे टैंक कितना भी बड़ा हो, खाली हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप समझदारी से हर ड्रॉप को काउंट करें तो वही पानी आपको लंबे समय तक काम देगा। बजटिंग ठीक इसी तरह काम करता है। अभिजीत कोलाबकर बजटिंग को एक कॉन्शियस प्रोसेस मानते हैं, मतलब आप खुद तय करते हैं कि आपकी कमाई कहां जाएगी, बजाय इसके कि खर्चे अपने आप हो जाएं। और इसके लिए वो जीरो बेस्ट बजटिंग का कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसमें आप अपनी हर इनकम को पहले से ही प्लान कर लेते हैं। हर एक रुपया कहां जाएगा वो डिसाइड किया जाता है। कोई पैसा यूं ही बचे या बेकार न जाए, सबका रोल फिक्स होता है। इस तरीके से आपको क्लैरिटी भी रहती है और कंट्रोल भी। अब बात आती है एक पॉपुलर रूल की, 25-30-20 रूल। इसका मतलब है आपकी इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। 50% आपके जरूरी खर्चों के लिए,
जैसे किराया, खाना, बिल्स। 30% आपके वांट्स के लिए, जैसे मूवीज, शॉपिंग, अदर थिंग्स। 20% सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन अभिजीत कोलबकार कहते हैं कि आपको इसे अपनी लाइफ के हिसाब से कस्टमाइज करना। बजटिंग को आसान बनाने के लिए आज बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो सिंपल स्प्रेडशीट पर अपना इनकम, एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हैं, या फिर कुछ स्मार्ट एप्स यूज कर सकते हैं, जैसे वॉलनट या मनी मैनेजर। इन एप्स में आप अपने हर खर्च को डेली बेसिस पर ट्रैक कर सकते हैं। किस दिन कितना खर्च हुआ, किस कैटेगरी में गया, सब कुछ साफ साफ दिखता है। जब हम अपने खर्चों को देखते हैं तो खुद ब खुद डिसिप्लिन आने लगता है। अभिजीत कोलबकर कहते हैं कि बजट हमेशा मंथली बनाइए, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो वीकली रिव्यू कीजिए। इससे आपको रियल टाइम फीडबैक मिलता है और आप टाइम रहते सुधार कर सकते हैं। जैसे किसी महीने आपने देखा कि आपने खाने पर बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, तो अगले हफ्ते से ही आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। बजट बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको हर खुशी छोड़ देनी है, बल्कि ये है कि आप अपने डिसीजंस कॉन्शियसली लें। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। फिक्स्ड कॉस्ट वो होते हैं जो हर महीने ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, जैसे रेंट, बिजली बिल, फोन रिचार्ज। इन्हें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हर महीने बदलते रहते हैं, जैसे बाहर खाना, कैब्स लेना, ट्रैवल, गिफ्ट्स देना आदि। इन्हीं वेरिएबल खर्चों में हमारा पैसा साइलेंटली बहता है। अगर आप इनको ट्रैक करें और लिमिट करें तो बहुत सेविंग्स हो सकती है। बजट बनाना कुछ लोगों को बोरिंग या रिस्ट्रिक्टिव लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये तय है कि बजटिंग आपकी फ्रीडम को कम नहीं करता, बल्कि बढ़ाता है। जब आप जानबूझकर खर्च करते हैं तो गिल्ट कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि इस महीने आप 2000 रुपए सिर्फ आउटिंग के लिए रखेंगे, तो जब आप दोस्तों के साथ मूवी जाते हैं या कैफे में बैठते हैं तो आपको ये डर नहीं रहता कि शायद ज्यादा खर्च हो रहा है। आप खुलकर एंजॉय करते हैं क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो बजट को एक बार बनाकर भूल जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि बजट एक बार का काम नहीं है, ये एक आदत है। हर महीने, हर हफ्ते आपको इसे रिव्यू करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। जैसे आपकी लाइफ चेंज होती है, न्यू जॉब, नया खर्च, शादी, बच्चा, वैसे ही आपका बजट भी बदलता है। इसे डायनामिक बनाए रखिए। बजटिंग एक तरह की सेल्फ अवेयरनेस है। ये आपको अपने बिहेवियर का मिरर दिखाता है। आप कहाँ ओवरस्पेंड करते हैं, कहाँ वेस्ट करते हैं और कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कभी कभी आप खुद हैरान रह जाएंगे कि छोटे छोटे खर्चे कैसे बड़े बन जाते हैं। जैसे हर दिन 100 रुपए का कॉफी, महीने में 3000, साल में 46,000। सोचिए, अगर ये पैसे आप SIP में इन्वेस्ट करते तो कुछ सालों में कितना बड़ा अमाउंट बन सकता था। अभिजीत कोलबकर कहते हैं कि जो लोग बजट बनाना शुरू करते हैं वो धीरे धीरे फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट बनते जाते हैं। उनके खर्चों में कंट्रोल आता है, उनके सेविंग्स बढ़ते हैं और उनके डिसीजंस इंप्रूव होते हैं। बजटिंग सिर्फ पैसा बचाने का तरीका नहीं, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है जिसमें आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं। अब खर्च आपको नहीं कंट्रोल करता, आप खर्च को कंट्रोल करते हैं। बच्चों को भी बजटिंग की आदत देना बहुत जरूरी है। जब वो अपनी पॉकेट मनी को डिवाइड करना सीखते हैं कि कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, तभी से उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स स्ट्रांग होती हैं और यही हैबिट्स उन्हें बड़े होकर फाइनेंशियली मैच्योर बनाती हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसे आएंगे तब बजट बनाएंगे, लेकिन ये सोच गलत है। जितना लिमिटेड इनकम हो उतना ज्यादा रीजन है कि आप बजट बनाएं, क्योंकि जब रिसोर्सेस कम होते हैं तब प्लानिंग और जरूरी हो जाती है। और अगर आप कम में मैनेज करना सीख गए
तो फ्यूचर में जब इनकम बढ़ेगी तो आप उस पैसे को वाइजली यूज कर पाएंगे। बजटिंग से एक और फायदा होता है, आप इमरजेंसी स्थितियों के लिए तैयार रहते हैं, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो या जॉब लॉस। अगर आपने पहले से अपने खर्चों को मैनेज किया है और थोड़ी बहुत सेविंग्स रखी हैं, तो आप पैनिक नहीं करते। आप कामली उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप आज से बजटिंग शुरू करना चाहते हैं तो एक सिंपल स्टेप्स लीजिए। पिछले महीने के अपने सारे खर्चों को एक बार लिख कर देखिए। कैटेगरीज बनाइए, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट। फिर सोचिए कि किस कैटेगरी में आप थोड़ा कटौती कर सकते हैं और किस में आपको थोड़ा ज्यादा एलोकेट करना चाहिए। यही आपकी बजटिंग जर्नी की शुरुआत है। बजटिंग आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने की डायरेक्शन में पहला स्टेप है। ये एक हैबिट है जो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। शुरू में थोड़ी मेहनत लग सकती है, लेकिन जब आप रिजल्ट्स देखेंगे, ज्यादा सेविंग्स, कम टेंशन, बेहतर कंट्रोल, तो आपको खुद पर प्राउड होगा। तो आज ही से एक छोटा सा बदलाव लाइए। अपने पैसों का डायरेक्शन खुद तय करें, क्योंकि पैसे की ताकत तभी असली होती है जब आप उसे समझदारी से यूज करें, और वो समझदारी बजटिंग से आती है। जब बात पैसे की आती है तो हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो बचेगा वही सेविंग्स होगी, लेकिन अभिजीत कोलाबकर इस सोच को उल्टा करते हैं। उनका कहना है, जो बचाना है वो पहले बचाओ, जो बचे उससे खर्च चलाओ। यानी सेविंग्स को प्राथमिकता बनाओ, ना कि लास्ट ऑप्शन। और ये बात सिर्फ पैसे इकट्ठा करने की नहीं है, बल्कि एक पर्पस के साथ सेविंग्स करने की है। बहुत से लोग पैसे बचाते तो हैं, लेकिन बस ऐसे ही, बिना किसी गोल के। वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा कैश घर में या अकाउंट में पड़ा रहेगा उतना अच्छा। लेकिन अभिजीत कोलाबकर समझाते हैं कि ये तरीका लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर साल आपके पैसों की वैल्यू कम कर देती है। एक चीज जो आज 1,000 रुपए में मिल रही है, वो शायद 5 साल बाद 1,500 रुपए की हो जाएगी। यानी अगर आपका पैसा बस यूं ही पड़ा है और ग्रो नहीं हो रहा, तो वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। अभिजीत कोलाबकर कहते हैं कि सेविंग्स सिर्फ पैसों को रोकने का काम नहीं है, बल्कि उसे एक प्लान के साथ सही जगह लगाने का तरीका है। और सेविंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी वर्ड सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि ये तो किसी बड़े प्रॉब्लम के लिए होगा, जैसे हॉस्पिटल का बिल या जॉब चले जाना। हाँ, वो सब भी इमरजेंसीज हैं, लेकिन इमरजेंसी फंड का मतलब है वो पैसा जो आपकी मेंटल पीस को बनाए रखें। जब कोई सडन परेशानी आए, छोटी हो या बड़ी, तो आप पैनिक ना करें, बल्कि कॉन्फिडेंटली उसका सामना कर सकें। इमरजेंसी फंड आपको उस वक्त काम आता है जब इनकम नहीं आ रही, लेकिन खर्चे बंद नहीं हुए हैं। इसलिए अभिजीत कोलाबकर स्ट्रांगली रिकमेंडेड करते हैं कि हर इंसान के पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपका मंथली खर्च 25,000 रुपए है, तो कम से कम 75,000 से 1,50,000 तक का इमरजेंसी बैकअप होना चाहिए। इससे आप खुद को समय दे सकते हैं, न्यू जॉब ढूंढने के लिए, हेल्थ रिकवर करने के लिए, या किसी भी अनपेक्षित सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। अब सवाल ये उठता है, ये पैसा कहां रखें? अभिजीत कोलाबकर इस पर भी क्लैरिटी देते हैं। वो बताते हैं कि इमरजेंसी फंड ऐसे जगह पर होना चाहिए जहां आपको जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्सेस मिल जाए, लेकिन साथ ही थोड़ा इंटरेस्ट भी मिले। इसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट्स, जहां आप हर महीने फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं, स्वीप अकाउंट जो सेविंग्स और फिक्स्ड का कॉम्बो होते हैं, डिजिटल वॉलेट्स जैसे पेटीएम, फोन पे, जिनमें पैसे रखना इजी होता है लेकिन इंटरेस्ट कम मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट्स में डिसिप्लिन आ जाता है, हर महीने पैसा अपने आप कटता है और एक
फिक्स्ड मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। स्वीप अकाउंट स्मार्ट ऑप्शन है। इसमें आपका पैसा पहले सेविंग्स में रहता है, लेकिन जैसे ही थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है वो एफडी में चला जाता है और आपको हायर इंटरेस्ट मिलता है। वहीं डिजिटल वॉलेट्स फास्ट होते हैं, लेकिन उनमें पैसा ग्रोथ नहीं करता। अभिजीत कोलपकर बताते हैं कि इमरजेंसी फंड का गोल है लिक्विडिटी प्लस सेफ्टी, प्लास्टिक में थोड़ा सा रिटर्न। इसलिए उसे ऐसी जगह रखो जहां से पैसा तुरंत निकाला जा सके और थोड़ा इंटरेस्ट भी मिले। सेविंग्स को एक हैबिट बनाने के लिए अभिजीत कोलपकर एक सॉलिड एडवाइस देते हैं कि अपनी इनकम का कम से कम 10% हर महीने सेव करो और इसे ऑटोमेट कर दो। मतलब सैलरी आते ही कुछ अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में चला जाए। जैसे रेंट या ईएमआई एक नॉन नेगोशिएबल खर्च होता है, वैसे ही सेविंग्स को भी ट्रीट करो। ये कोई ऐसा खर्च है जिसे टालना अलाउड नहीं है। जब आप सेविंग्स को ऑटोमेट करते हैं तो डिसीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो काम खुद ब खुद होता रहता है। और जब कुछ समय बाद आप अपनी सेविंग्स को बढ़ते हुए देखते हैं तो वो एक अलग ही खुशी देता है। ये न सिर्फ फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन होता है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल बूस्ट भी होता है। आपको ये महसूस होता है कि आप प्रिपेयर्ड हो, चाहे कुछ भी हो जाए आप टूटोगे नहीं। अभिजीत कोलपकर बार बार ये बात दोहराते हैं कि सेविंग्स सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब आप छोटी छोटी चीजों में अवेयर होते हैं, जैसे बाहर कम खाने जाना, इम्पल्सिव शॉपिंग से बचना, डिस्काउंट का स्मार्ट यूज करना, तो आप धीरे धीरे सेविंग मशीन बन जाते हो और फिर ये हैबिट लाइफ लॉन्ग चलती है। सेविंग्स करने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे 10,000 रुपए कमाते हो या 1,00,000 रुपए, सेविंग्स की हैबिट आपकी इनकम से नहीं, आपकी सोच से बनती है। अगर आप कम में सेव करना सीख गए तो ज्यादा आने पर ऑटोमेटिकली बेटर हैंडल कर पाओगे और यही चीज आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। अभिजीत कोलपकर बताते हैं कि इमरजेंसी फंड रखने का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी है। जब आपके पास बैकअप होता है तो आपको हर छोटी बात का डर नहीं सताता। आप रिस्क लेने की हिम्मत करते हैं, चाहे वो नया कोर्स करना हो, जॉब स्विच करना हो या कोई साइड हसल स्टार्ट करना हो, क्योंकि आपको पता होता है अगर कुछ गड़बड़ भी हो गया तो आप संभाल सकते हो। और यही कॉन्फिडेंस आपकी ग्रोथ को बूस्ट करता है। सेविंग्स करते समय एक चीज और याद रखनी चाहिए, पैसा जितना स्थिर रहेगा उतना कम फायदेमंद होगा। तो इमरजेंसी फंड के बाद जो पैसा बचे उसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके। लेकिन ये स्टेप इमरजेंसी फंड बनाने के बाद आएगा। पहले आप खुद को प्रोटेक्ट करो, फिर ग्रोथ की सोचना शुरू करो। सेविंग्स और इमरजेंसी फंड को लेकर एक और मिथ ये है कि लोग सोचते हैं अभी तो सब ठीक चल रहा है, इमरजेंसी की जरूरत क्यों। लेकिन इमरजेंसी तो कभी बताकर नहीं आती और इमरजेंसी के समय सबसे खराब चीज होती है दूसरों से उधार मांगना या एसेट्स बेचना। उससे बेहतर है कि आप पहले से खुद को मजबूत बना लें। सेविंग्स आपकी फाइनेंशियल लाइफ का फाउंडेशन है। अगर ये स्ट्रांग है तो उस पर आप बहुत कुछ खड़ा कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, ड्रीम्स, गोल्स। लेकिन अगर सेविंग्स नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल बिल्डिंग कमजोर नींव पर टिकी है जो कभी भी गिर सकती है। अगर आपने अब तक सेविंग्स शुरू नहीं की है तो आज से एक छोटा स्टेप लीजिए। 500 रुपए ही सही, लेकिन हर महीने अलग रखिए। स्टार्ट स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट। धीरे धीरे आपको खुद ही मजा आने लगेगा जब आप देखेंगे कि आपकी सेविंग्स बढ़ रही है और आपके पास एक सॉलिड बैकअप तैयार हो रहा है। तो अगली बार जब सैलरी आए सबसे पहले खुद को पे करो, यानी सेव करो, फिर खर्चों की बारी आए। और याद रखो, इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। ये वो इनविजिबल शील्ड है
जो आपको अनसर्टन दुनिया में कॉन्फिडेंट बनाता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि सेविंग्स करना ही काफी है, हर महीने कुछ पैसा बचा लिया और उसे बैंक में रख दिया, बस हो गया काम। लेकिन अभिजीत कोलाबकर इस सोच को बदलते हैं। उनका साफ मैसेज है, सिर्फ सेविंग्स से आप फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई हर साल आपके पैसों की वैल्यू कम कर देती है। इसलिए जरूरी है कि आप इन्वेस्टिंग भी समझें और शुरू करें। सेविंग्स वो पैसा है जो आप खर्च से बचा लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग वो तरीका है जिससे आप अपने पैसों से पैसा कमाते हो, और यही पैसा बनाता है आपके सपनों को पूरा करने का रास्ता। अभिजीत कोलाबकर बताते हैं कि अगर आप सिर्फ बैंक में पैसे जमा करते रहोगे तो आपका पैसा इन्फ्लेशन से हार जाएगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो वही पैसा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को ऐसे जगह लगाना जो आपको रिटर्न दे, यानी वो पैसा समय के साथ बढ़े। अभिजीत कोलाबकर इन्वेस्टमेंट को एक जरूरी फाइनेंशियल स्किल्स मानते हैं और कहते हैं कि हर इंसान को इसके बेसिक्स समझने चाहिए, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कई रास्ते होते हैं, इन्हें एसेट क्लास कहा जाता है। हर एसेट क्लास की अपनी रिस्क और रिटर्न होती है। 4 मेन एसेट क्लास होते हैं: डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट। डेट इन्वेस्टमेंट्स मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो फिक्स्ड रिटर्न देते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इनमें रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न भी लिमिटेड होता है, ज्यादातर 6% से लेकर 8% तक। इक्विटी यानी शेयर्स या स्टॉक्स, जहां आप किसी कंपनी में हिस्सा खरीदते हो। यहां रिटर्न बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन रिस्क भी हाई होता है। इसलिए इक्विटी उन लोगों के लिए है जो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और मार्केट को समझते हैं। गोल्ड एक ट्रेडिशनल और सेफ ऑप्शन माना जाता है। लोग इसे मोस्टली सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए खरीदते हैं, लेकिन अभिजीत कोलाबकर बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड का रिटर्न इक्विटी से कम होता है और इसे इन्फ्लेशन हेज की तरह इस्तेमाल करना बेहतर होता है। रियल एस्टेट यानी जमीन जायदाद, इसमें पैसा ज्यादा लगता है, लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन कई बार इसमें अच्छा एप्रिसिएशन मिल जाता है। हालांकि बिगिनर्स के लिए यह ऑप्शन हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, जिनसे कोई भी व्यक्ति अपनी जर्नी शुरू कर सकता है। सबसे पहला और पॉपुलर ऑप्शंस है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा कई अलग अलग कंपनीज में लगाया जाता है, जिससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। और अगर आप डिसिप्लिन तरीके से हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे अच्छा तरीका है। SIP में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए या जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। अभिजीत कोलाबकर बताते हैं कि SIP की ब्यूटी है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब पैसा खुद पैसा कमाने लगता है और समय के साथ वो तेजी से बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए के इन्वेस्ट करते हो और एवरेज रिटर्न 12% मानते हैं तो 25 साल में ये अमाउंट करीब 95 लाख हो सकता है। लेकिन अगर आप 10 साल लेट शुरू करते हो, यानी सिर्फ 15 साल इन्वेस्ट करते हो, तो वही अमाउंट 44 लाख ही बनता है। इसका मतलब है टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है इन्वेस्टिंग में। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा मिलेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी एक बहुत ही सेफ और गवर्नमेंट बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप सालाना 500 से लेकर 1,50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो और इसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की मैच्योरिटी 15 साल की होती है, लेकिन इसमें कॉम्पाउंड इंटरेस्ट मिलता है जो इसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बनाता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये बेस्ट ऑप्शंस में से एक है। NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम।
ये रिटायरमेंट के लिए बहुत अच्छा टूल है। इसमें आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट होता है या आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन मिलती है। इसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होता है, जिससे बैलेंस बना रहता है। अभिजीत कोलाबकर इसे सजेस्ट करते हैं उन लोगों को जो अपने फ्यूचर के लिए एक सिक्योर इनकम चाहते हैं। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, ये म्यूचुअल फंड का ही एक टाइप है जिसमें टैक्स सेविंग्स का फायदा भी मिलता है। इसमें 3 साल का लॉक इन होता है और आपको इनकम टैक्स में सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और टैक्स भी बचाना चाहते हैं। अभिजीत कोलाबकर स्ट्रांगली रिकमेंडेड करते हैं कि इन्वेस्टिंग को एक लॉन्ग टर्म एंड गोल बेस्ड पर्सपेक्टिव से देखो। मतलब आप किस उद्देश्य से इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे बच्चों की एजुकेशन, घर खरीदना या रिटायरमेंट, वो पहले डिसाइड करो। फिर उसी हिसाब से अमाउंट, एसेट और टाइम फ्रेम चुनो। वो ये भी बताते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फर्क होता है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जहां लोग तेजी से बाय सेल करते हैं और ज्यादा रिस्क लेते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन और पेशेंस मांगता है और यही रियल वेल्थ बनाता है। चार्ट्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए अभिजीत कोलाबकर ये समझाते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन 10 से 15 साल बाद ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। इसे कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक कहते हैं और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा है। इन्वेस्टिंग करते समय एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है, आपको अपने रिस्क प्रोफाइल को समझना होगा। यानी आप कितनी रिस्क ले सकते हो और कितने समय तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप कंजर्वेटिव हो तो डेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अच्छे रहेंगे। अगर आप थोड़े बोल्ड हो तो इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स एक्सप्लोर कर सकते हो। इन्वेस्टिंग में टूल्स का यूज करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है, जैसे ग्रोबो, बब्ल्यू, ज़ीरोधा, कुवेरा या पेटीएम मनी जैसे एप्स, जो आपको आसानी से इन्वेस्ट करने और पोर्टफोलियो ट्रैक करने की सुविधा देते हैं। अभिजीत कोलाबकर सजेस्ट करते हैं कि आप छोटी रकम से शुरू करें, सीखते जाएं और फिर ग्रेचुइटस अमाउंट बढ़ाएं। एक और मिथ जो वो तोड़ते हैं, इन्वेस्टिंग करने के लिए ज्यादा पैसा होना चाहिए। ये सोच गलत है। आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए। इन्वेस्टिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक स्लो बट पावरफुल जर्नी है जो समय के साथ आपके लिए वेल्थ क्रिएट करती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अभिजीत कोलाबकर एक सिंपल मैसेज में समराइज करते हैं और वो है सेव फॉर सिक्योरिटी, इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ। सेविंग्स आपकी सेफ्टी है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपकी पॉसिबिलिटीज खोलता है। जब भी टैक्स शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो हमारे मन में एक डर या उलझन से बन जाती है। ऐसा लगता है कि ये तो किसी अकाउंटेंट या सीए की दुनिया की चीज है, आम इंसान के समझने की बात नहीं। लेकिन अभिजीत कोलाबकर इस सोच को बिल्कुल बदल देते हैं। वो टैक्सेस को इतने आसान और रिलेटेबल ढंग से समझाते हैं कि पहली बार पढ़ने वाले को भी लगता है, अरे ये तो मैं भी समझ सकता हूं। भारत में टैक्स सिस्टम वाकई थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन अभिजीत कोलाबकर इसे सिंपल पीसेस में तोड़कर समझाते हैं ताकि एक आम इंसान हो या फ्रीलांसर, हर कोई अपना फाइनेंशियल कंट्रोल खुद संभाल सके। वो बताते हैं कि सबसे पहली चीज जो समझनी जरूरी है वो है इनकम टैक्स स्लैब। हर साल गवर्नमेंट एक तय स्लैब सिस्टम के अनुसार डिसाइड करती है कि कितनी इनकम पर कितना टैक्स लगेगा। जैसे अगर आपकी इनकम 2,50,000 तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा है तो अलग स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। इसके बाद आता है कंफ्यूजन ग्रोस इनकम और नेट इनकम का।
अभिजीत कोलपकर कहते हैं कि ग्रॉस इनकम मतलब आपकी पूरी कमाई जो आपको कंपनी देती है, लेकिन नेट इनकम वो होती है जो वास्तव में आपके हाथ में आती है, यानी कटौती के बाद। यही फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग ग्रोस देखकर प्लानिंग करते हैं, लेकिन खर्च तो नेट इनकम से ही होता है। टैक्स को समझने का एक और मजेदार हिस्सा है डिडक्शन, यानी ऐसा पैसा जो आप कुछ जरूरी जगह खर्च करते हो और उसे गवर्नमेंट आपकी टैक्सेबल इनकम से घटा देती है। अभिजीत कोलपकर इसमें सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80C की। ये सेक्शन काफी पॉपुलर है और इसके तहत आप 1,50,000 रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसमें LIC का प्रीमियम आता है, LSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में किया गया इन्वेस्टमेंट, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसी चीजें शामिल हैं। यानी आप ये चीजें करके ना सिर्फ फ्यूचर सिक्योर करते हो बल्कि टैक्स भी बचाते हो। इसके अलावा 80D भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन ले सकते हो। अगर आपने अपने लिए या फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो उसका प्रीमियम आपकी टैक्स स्लैब इनकम से माइनस हो जाता है और ये बहुत बड़ी राहत देता है, खासकर आज के समय में जब मेडिकल खर्च बहुत बढ़ चुका है। फिर आता है HRE हाउस रेंट या लोन। अगर आप रेंट पर रहते हो तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हो, लेकिन अभिजीत कोलपकर ये क्लियर करते हैं कि इसके लिए आपको प्रॉपर रेंट रिसीप्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन रखना जरूरी है। साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हर सैलरीड एम्प्लॉई को ऑटोमेटिकली मिलता है। अभी के समय में ये 50,000 तक है। अभिजीत कोलपकर स्ट्रांगली रिकमेंडेड करते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन की डिक्लेरेशन साल के शुरू में ही कर दो कि साल के अंत में TDS ज्यादा ना कटे और आपको प्लानिंग में दिक्कत ना आए। वो ये भी कहते हैं कि ऑनलाइन ITR पोर्टल का यूज करना आज के समय में बहुत आसान हो गया है। इन वेबसाइट्स और एप्स की मदद से आप खुद भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। बस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे फॉर्म 16, PAN कार्ड, बैंक डिटेल्स और इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स अपने पास तैयार रखना जरूरी है। जो लोग फ्रीलांसर हैं या गिग वर्कर्स जैसे कंटेंट क्रिएटर्स, डिजाइनर्स, कंसल्टेंट्स, उनके लिए भी अभिजीत कोलपकर प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। ये लोग किसी कंपनी से सैलरी नहीं लेते, लेकिन फिर भी उनकी इनकम टैक्स स्लैब होती है। इन्हें अपनी इनकम का रिकॉर्ड रखना चाहिए, जैसे बैंक ट्रांजैक्शंस, इनवॉइसेस और जो भी खर्च वो काम से जुड़े करते हैं, जैसे इंटरनेट बिल, लैपटॉप, ट्रैवल, वो भी बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में डिडक्ट किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस और डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन ये आपकी इनकम पर लगने वाले टैक्स को काफी कम कर सकता है। एक बहुत ही एंगेजिंग हिस्सा कोलपकर की किताब का वो है जहां वो टैक्स से जुड़ी मेंटल ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं टैक्स तो अमीर लोग देते हैं, मेरी इनकम तो बहुत कम है। ये सब समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अभिजीत कोलपकर इन सारी सोच को धीरे धीरे तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि टैक्स सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। साथ ही साथ अगर आप स्मार्ट तरीके से टैक्स प्लानिंग करते हो तो आप पैसे भी बचा सकते हो और मेंटल पीस भी पा सकते हो। वो ये भी समझाते हैं कि टैक्स इवेजन यानी गलत जानकारी देकर टैक्स बचाने की कोशिश एक गलत काम है, लेकिन टैक्स प्लानिंग यानी स्मार्ट तरीके से अपनी इनकम को मैनेज करना एक बहुत समझदारी वाला स्टेप है और यही फर्क हर इंसान को समझना चाहिए। वो एक आसान फॉर्मूला भी देते हैं। अपनी इनकम के हिसाब से पहले ये समझो कि किस स्लैब में आते हो,
फिर देखो कि कौन कौन सी डिडक्शन आपके लिए अवेलेबल है, और फिर साल के शुरू में ही एक रफ कैलकुलेशन बना लो। इससे साल भर स्ट्रेस नहीं होगा और आप अवेयर रहोगे कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा और कितना आप बचा सकते हो। अभिजीत कोलबकर ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आप टैक्स के बारे में अनसिक्योर्ड हो तो एक बार किसी अच्छे सीए से कंसल्टेशन ले लो। एक बार सही से समझ गए तो अगली बार आप खुद भी कॉन्फिडेंटली आईटीआर फाइल कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, वो ये माइंडसेट डेवलप करते हैं कि टैक्स से डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी का एक हिस्सा है। जैसे आप बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग सीखते हो, वैसे ही टैक्स अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही जरूरी है। और जब आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता और भी क्लियर हो जाता है। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ हलचल ले आई हो तो इसे किसी अपने के साथ जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए जस्ट लिस्टन को, जहां हर शब्द आपको खुद से मिलाने का जरिया बनता है। कमेंट में बताइए आज आपने खुद के कौन से पहलू को थोड़ा और गहराई से देखा। याद रखिए, असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप सुनना शुरू करते हैं अपने भीतर की आवाज को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जस्ट लिसन और खुद को जानिए। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी है। हम पैसों के बारे में बहुत कम सीखते हैं। स्कूल में हमें मैथ पढ़ाया जाता है, साइंस और हिस्ट्री सिखाई जाती है, लेकिन पैसे को सही तरीके से मैनेज करना कोई नहीं सिखाता। अभिजीत कोलबकर इसी कमी की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं। वो कहते हैं कि हमें यह तो सिखा दिया जाता है कि जॉब कैसे करनी है, पैसे कैसे कमाने हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उस पैसे का सही यूज कैसे करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमारी जिंदगी को सुरक्षित और तनाव मुक्त बनाने का रास्ता है। सोचिए, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, फिर भी वो समझदारी से अपने खर्चे मैनेज करता है, तो वो फ्यूचर में सुरक्षित रह सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई अच्छा कमा रहा है लेकिन उसका खर्चा अनकंट्रोल्ड है, तो वो कभी भी फाइनेंशियल ट्रबल में आ सकता है। पैसे की अंडरस्टैंडिंग होना किसी भी इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब अपने पैसों को कैसे अर्न, सेव, स्पेंड और ग्रो किया जाए, इसकी सही नॉलेज रखना। कई बार हम ये सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसे आएंगे तब सेविंग्स शुरू करेंगे, या अभी तो एंजॉय करने का टाइम है, फ्यूचर में देख लेंगे। लेकिन यही सोच हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में डाल देती है। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारी इनकम कितनी भी कम हो, हम उसे सही तरीके से मैनेज करके एक स्टेबल लाइफ बना सकते हैं। क्योंकि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करने का एक इंपॉर्टेंट टूल है। अगर ये टूल हमारे हाथ में सही तरीके से हैं, तो हम अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं और इमरजेंसीज को भी हैंडल कर सकते हैं। पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं होता, उसके साथ हमारी इमोशंस जुड़ी होती हैं। कभी कभी हम दुखी होते हैं तो शॉपिंग कर लेते हैं, कभी स्ट्रेस होता है तो इम्पल्सिवली खर्चा कर देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें यह भी सिखाती है कि पैसे से जुड़े डिसीजंस कैसे इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली लेने चाहिए। इससे न सिर्फ हम स्ट्रेस से बचते हैं, बल्कि अपने गोल्स की तरफ भी कंसिस्टेंटली बढ़ते हैं। अभिजीत कोलबकर ये भी कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी ऑथराइजेशन देती है। जब हमें पैसों की सही नॉलेज होती है तो हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, ना फैमिली पर, ना गवर्नमेंट पर। हम अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपको यह पता हो कि आपकी इनकम का कितना हिस्सा खर्च करना है, कितना सेव करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जिंदगी जी पाएंगे। चाहे जॉब चले जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई बड़ा डिसीजन लेना हो,
अगर आपने अपने पैसों को अच्छे से मैनेज किया है तो आप बिना पैनिक किए सही डिसीजन ले पाएंगे। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो ईएमआई में फंसे हुए हैं, क्रेडिट कार्ड डेट से परेशान हैं या रिटायरमेंट को लेकर अनसर्टेन हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होती है। अगर हमें स्कूल से ही ये सिखाया जाता कि बजट कैसे बनाना है, सेविंग्स की इंपॉर्टेंस क्या है और इन्वेस्ट करने के सही तरीके क्या है, तो हम सब ज्यादा सिक्योर और हैप्पी लाइफ जी सकते थे। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी जरूरत और चाहत में फर्क करना आना चाहिए। हर नई चीज जो मार्केट में आती है वो जरूरी नहीं कि हमारे लिए जरूरी हो। अगर हमें पैसे की समझ है तो हम हर शाइनी चीज को देखकर उसे खरीदने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे। हम सोच समझकर खर्च करेंगे और अपने गोल्स के लिए सेविंग्स करेंगे। एक और बात जो बहुत जरूरी है समझना, पैसा सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं होता। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अरे ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग तो अमीरों के लिए होती है, हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग क्या प्लान करें। लेकिन ये सोच गलत है। एक्चुअली जो लोग कम कमाते हैं उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, इसलिए उन्हें विस्ली डिसीजन लेने पड़ते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी उन्हें ये पावर देती है। जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ही बने, लेकिन क्या हम उन्हें ये सिखाते हैं कि उनकी पहली सैलरी का क्या करना है, कैसे अपने पैसे को प्लान करें? क्या उन्हें पता होता है कि टैक्स कैसे काम करता है या म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? यही गैप हमें भरनी है। अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी को अर्ली एज में सिखाएं तो एक होल जनरेशन फाइनेंशियली एम्पावर्ड बन सकती है। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तभी अच्छे से निभा सकते हैं जब हमें सही नॉलेज हो। जैसे ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, वैसे ही पैसे को चलाने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, नहीं तो हम क्रैश कर जाएंगे या फिर कहीं गलत मोड़ पर मुड़ जाएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें यह भी सिखाती है कि पैसे को लेकर गिल्ट या डर रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्लान बनाकर चलते हैं तो हम गिल्ट फ्री तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं और सिक्योर भी रह सकते हैं। हम स्मार्ट स्पेंडिंग कर सकते हैं, मतलब ना तो जरूरत से ज्यादा खर्च करना और ना ही हर चीज से डरकर पीछे हटना। ये बात भी जरूरी है समझना कि फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ कैलकुलेटर्स और स्प्रेडशीट्स की बात नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक सोचने का तरीका है, एक डिसिप्लिन है, और ये डिसिप्लिन हमें फ्रीडम देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, मेंटल पीस और लाइफ को अपने तरीके से जीने की आजादी। अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक सिंपल सेंटेंस में समझना चाहें तो वो ये होगा, कमाई से ज्यादा जरूरी है कमाई की समझ। अभिजीत कोलाबकर यही मैसेज देना चाहते हैं। अगर हमें पैसे की समझ है तो हम कम कमाई में भी सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं, और अगर समझ नहीं है तो लाखों की सैलरी भी हमें परेशानियों से नहीं बचा पाएगी। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी को नजरअंदाज मत कीजिए, इसे अपने लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाइए। आज इंटरनेट पर हर नॉलेज उपलब्ध है, फ्री यूट्यूब वीडियो, कोर्स, ब्लॉग, किताबें, सब कुछ। बस जरूरत है एक शुरुआत करने की। अपने बजट से शुरू कीजिए, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए, बजट के आदतें बनाइए और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। यही छोटी छोटी स्टेप आपको लंबे समय तक सक्सेस और पीस की तरफ ले जाएंगे। जिंदगी में पैसों की प्रॉब्लम सिर्फ पैसों से नहीं, नॉलेज से सॉल्व होती है, और फाइनेंशियल लिटरेसी वही नॉलेज है जो आपको स्ट्रांग बनाती है, ताकि आप ना सिर्फ सरवाइव कर सकें बल्कि थ्राइव भी कर सकें। हम सब अपने पैसों को लेकर कई बार कंफ्यूजन रहते हैं, कब कितना खर्च हो गया, कहां से आया, कहां गया, कुछ पता ही नहीं चलता। यही वजह है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अक्सर उन लोगों को भी हो जाती हैं जो अच्छी कमाई कर रहे होते हैं।
अभिजीत कोलबकार कहते हैं कि इसका सबसे सिंपल और पावरफुल सॉल्यूशन है बजटिंग। ये फाइनेंशियल हेल्थ का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बजटिंग का मतलब सिर्फ खर्चे कम करना नहीं होता। इसका मतलब है अपने पैसों के फ्लो को समझना और कंट्रोल करना। सोचिए, आपकी इनकम एक बड़ा सा पानी का टैंक है। उसमें से हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी लीक हो रहा है। कभी बिजली का बिल, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी दोस्तों के साथ डिनर। अगर आपने उस लीक को कंट्रोल नहीं किया तो चाहे टैंक कितना भी बड़ा हो, खाली हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप समझदारी से हर ड्रॉप को काउंट करें तो वही पानी आपको लंबे समय तक काम देगा। बजटिंग ठीक इसी तरह काम करता है। अभिजीत कोलबकार बजटिंग को एक कॉन्शियस प्रोसेस मानते हैं। मतलब आप खुद तय करते हैं कि आपकी कमाई कहां जाएगी, बजाय इसके कि खर्चे अपने आप हो जाएं। और इसके लिए वो जीरो बेस्ट बजटिंग का कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसमें आप अपनी हर इनकम को पहले से ही प्लान कर लेते हैं। हर एक रुपया कहां जाएगा वो डिसाइड किया जाता है। कोई पैसा यूं ही बचे या बेकार न जाए, सबका रोल फिक्स होता है। इस तरीके से आपको क्लैरिटी भी रहती है और कंट्रोल भी। अब बात आती है एक पॉपुलर रूल की, 25-30-20 रूल। इसका मतलब है आपकी इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। 50% आपके जरूरी खर्चों के लिए, जैसे किराया, खाना, बिल्स। 30% आपके वांट्स के लिए, जैसे मूवीज, शॉपिंग, अदर थिंग्स। 20% सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन अभिजीत कोलबकार कहते हैं कि आपको इसे अपनी लाइफ के हिसाब से कस्टमाइज करना। बजटिंग को आसान बनाने के लिए आज बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो सिंपल स्प्रेडशीट पर अपना इनकम एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हैं, या फिर कुछ स्मार्ट एप्स यूज कर सकते हैं, जैसे वॉलनट या मनी मैनेजर। इन एप्स में आप अपने हर खर्च को डेली बेसिस पर ट्रैक कर सकते हैं। किस दिन कितना खर्च हुआ, किस कैटेगरी में गया, सब कुछ साफ साफ दिखता है। जब हम अपने खर्चों को देखते हैं तो खुद ब खुद डिसिप्लिन आने लगता है। अभिजीत कोलबकर कहते हैं कि बजट हमेशा मंथली बनाइए, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो वीकली रिव्यू कीजिए। इससे आपको रियल टाइम फीडबैक मिलता है और आप टाइम रहते सुधार कर सकते हैं। जैसे किसी महीने आपने देखा कि आपने खाने पर बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, तो अगले हफ्ते से ही आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। बजट बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको हर खुशी छोड़ देनी है, बल्कि ये है कि आप अपने डिसीजंस कॉन्शियसली लें। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। फिक्स्ड कॉस्ट वो होते हैं जो हर महीने ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, जैसे रेंट, बिजली बिल, फोन रिचार्ज। इन्हें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हर महीने बदलते रहते हैं, जैसे बाहर खाना, कैब्स लेना, ट्रैवल, गिफ्ट्स देना आदि। इन्हीं वेरिएबल खर्चों में हमारा पैसा साइलेंटली बहता है। अगर आप इनको ट्रैक करें और लिमिट करें तो बहुत सेविंग्स हो सकती है। बजट बनाना कुछ लोगों को बोरिंग या रिस्ट्रिक्टिव लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये तय है कि बजटिंग आपकी फ्रीडम को कम नहीं करता, बल्कि बढ़ाता है। जब आप जानबूझकर खर्च करते हैं तो गिल्ट कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि इस महीने आप 2000 रुपए सिर्फ आउटिंग के लिए रखेंगे, तो जब आप दोस्तों के साथ मूवी जाते हैं या कैफे में बैठते हैं तो आपको ये डर नहीं रहता कि शायद ज्यादा खर्च हो रहा है। आप खुलकर एंजॉय करते हैं क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो बजट को एक बार बनाकर भूल जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बजट एक बार का काम नहीं है, ये एक आदत है। हर महीने, हर हफ्ते आपको इसे रिव्यू करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। जैसे आपकी लाइफ चेंज होती है, न्यू जॉब, नया खर्च, शादी, बच्चा, वैसे ही आपका बजट भी बदलता है। इसे डायनामिक बनाए रखिए। बजटिंग
एक तरह की सेल्फ अवेयरनेस है। ये आपको अपने बिहेवियर का मिरर दिखाता है। आप कहाँ ओवर स्पेंड करते हैं, कहाँ वेस्ट करते हैं और कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कभी कभी आप खुद हैरान रह जाएंगे कि छोटे छोटे खर्चे कैसे बड़े बन जाते हैं। जैसे हर दिन 100 रुपए का कॉफी, महीने में 3000, साल में 46,000। सोचिए, अगर ये पैसे आप SIP में इन्वेस्ट करते तो कुछ सालों में कितना बड़ा अमाउंट बन सकता था। अभिजीत कोलबकर कहते हैं कि जो लोग बजट बनाना शुरू करते हैं वो धीरे धीरे फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट बनते जाते हैं। उनके खर्चों में कंट्रोल आता है, उनके सेविंग्स बढ़ते हैं और उनके डिसीजंस इंप्रूव होते हैं। बजटिंग सिर्फ पैसा बचाने का तरीका नहीं, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है जिसमें आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं। अब खर्च आपको नहीं कंट्रोल करता, आप खर्च को कंट्रोल करते हैं। बच्चों को भी बजटिंग की आदत देना बहुत जरूरी है। जब वो अपनी पॉकेट मनी को डिवाइड करना सीखते हैं कि कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, तभी से उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स स्ट्रांग होती हैं और यही हैबिट्स उन्हें बड़े होकर फाइनेंशियली मैच्योर बनाती हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसे आएंगे तब बजट बनाएंगे, लेकिन ये सोच गलत है। जितना लिमिटेड इनकम हो उतना ज्यादा रीजन है कि आप बजट बनाएं, क्योंकि जब रिसोर्सेस कम होते हैं तब प्लानिंग और जरूरी हो जाती है। और अगर आप कम में मैनेज करना सीख गए तो फ्यूचर में जब इनकम बढ़ेगी तो आप उस पैसे को वाइजली यूज कर पाएंगे। बजटिंग से एक और फायदा होता है, आप इमरजेंसी स्थितियों के लिए तैयार रहते हैं, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो या जॉब लॉस। अगर आपने पहले से अपने खर्चों को मैनेज किया है और थोड़ी बहुत सेविंग्स रखी हैं, तो आप पैनिक नहीं करते। आप कामली उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप आज से बजटिंग शुरू करना चाहते हैं तो एक सिंपल स्टेप्स लीजिए। पिछले महीने के अपने सारे खर्चों को एक बार लिख कर देखिए। कैटेगरीज बनाइए, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट। फिर सोचिए कि किस कैटेगरी में आप थोड़ा कटौती कर सकते हैं और किस में आपको थोड़ा ज्यादा एलोकेट करना चाहिए। यही आपकी बजटिंग जर्नी की शुरुआत है। बजटिंग आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने की डायरेक्शन में पहला स्टेप है। ये एक हैबिट है जो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। शुरू में थोड़ी मेहनत लग सकती है, लेकिन जब आप रिजल्ट्स देखेंगे, ज्यादा सेविंग्स, कम टेंशन, बेहतर कंट्रोल, तो आपको खुद पर प्राउड होगा। तो आज ही से एक छोटा सा बदलाव लाइए। अपने पैसों का डायरेक्शन खुद तय करें, क्योंकि पैसे की ताकत तभी असली होती है जब आप उसे समझदारी से यूज करें, और वो समझदारी बजटिंग से आती है। जब बात पैसे की आती है तो हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो बचेगा वही सेविंग्स होगी, लेकिन अभिजीत कोलाबकर इस सोच को उल्टा करते हैं। उनका कहना है, जो बचाना है वो पहले बचाओ, जो बचे उससे खर्च चलाओ। यानी सेविंग्स को प्राथमिकता बनाओ, ना कि लास्ट ऑप्शन। और ये बात सिर्फ पैसे इकट्ठा करने की नहीं है, बल्कि एक पर्पस के साथ सेविंग्स करने की है। बहुत से लोग पैसे बचाते तो हैं, लेकिन बस ऐसे ही, बिना किसी गोल के। वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा कैश घर में या अकाउंट में पड़ा रहेगा उतना अच्छा। लेकिन अभिजीत कोलाबकर समझाते हैं कि यह तरीका लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर साल आपके पैसों की वैल्यू कम कर देती है। एक चीज जो आज 1000 रुपए में मिल रही है, वो शायद 5 साल बाद 1500 रुपए की हो जाएगी। यानी अगर आपका पैसा बस यूं ही पड़ा है और ग्रो नहीं हो रहा, तो वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। अभिजीत कोलबकर कहते हैं कि सेविंग्स सिर्फ पैसों को रोकने का काम नहीं है, बल्कि उसे एक प्लान के साथ सही जगह लगाने का तरीका है। और सेविंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी वर्ड सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि ये तो किसी बड़े प्रॉब्लम के लिए होगा, जैसे हॉस्पिटल का बिल या जॉब चले जाना। हाँ, वो सब भी इमरजेंसीज हैं, लेकिन इमरजेंसी फंड का मतलब है
वो पैसा जो आपकी मेंटल पीस को बनाए रखें। जब कोई सडन परेशानी आए, छोटी हो या बड़ी, तो आप पैनिक ना करें, बल्कि कॉन्फिडेंटली उसका सामना कर सकें। इमरजेंसी फंड आपको उस वक्त काम आता है जब इनकम नहीं आ रही, लेकिन खर्चे बंद नहीं हुए हैं। इसलिए अभिजीत कोलपकर स्ट्रांगली रिकमेंडेड करते हैं कि हर इंसान के पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपका मंथली खर्च 25,000 रुपए है, तो कम से कम 75,000 से 1,50,000 तक का इमरजेंसी बैकअप होना चाहिए। इससे आप खुद को समय दे सकते हैं, न्यू जॉब ढूंढने के लिए, हेल्थ रिकवर करने के लिए या किसी भी अनपेक्षित सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। अब सवाल ये उठता है, ये पैसा कहां रखें? अभिजीत कोलपकर इस पर भी क्लैरिटी देते हैं। वो बताते हैं कि इमरजेंसी फंड ऐसे जगह पर होना चाहिए जहां आपको जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्सेस मिल जाए, लेकिन साथ ही थोड़ा इंटरेस्ट भी मिले। इसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट्स, जहां आप हर महीने फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं, स्वीप अकाउंट जो सेविंग्स और फिक्स्ड का कॉम्बो होते हैं, डिजिटल वॉलेट्स जैसे पेटीएम, फोन पे, जिनमें पैसे रखना इजी होता है लेकिन इंटरेस्ट कम मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट्स में डिसिप्लिन आ जाता है, हर महीने पैसा अपने आप कटता है और एक फिक्स्ड मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। स्वीप अकाउंट स्मार्ट ऑप्शन है, इसमें आपका पैसा पहले सेविंग्स में रहता है, लेकिन जैसे ही थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है वो एफडी में चला जाता है और आपको हायर इंटरेस्ट मिलता है। वहीं डिजिटल वॉलेट्स फास्ट होते हैं, लेकिन उनमें पैसा ग्रोथ नहीं करता। अभिजीत कोलपकर बताते हैं कि इमरजेंसी फंड का गोल है लिक्विडिटी प्लस सेफ्टी, प्लास्टिक में थोड़ा सा रिटर्न। इसलिए उसे ऐसी जगह रखो जहां से पैसा तुरंत निकाला जा सके और थोड़ा इंटरेस्ट भी मिले। सेविंग्स को एक हैबिट बनाने के लिए अभिजीत कोलपकर एक सॉलिड एडवाइस देते हैं कि अपनी इनकम का कम से कम 10% हर महीने सेव करो और इसे ऑटोमेट कर दो। मतलब सैलरी आते ही कुछ अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में चला जाए। जैसे रेंट या ईएमआई एक नॉन नेगोशिएबल खर्च होता है, वैसे ही सेविंग्स को भी ट्रीट करो। ये कोई ऐसा खर्च है जिसे टालना अलाउड नहीं है। जब आप सेविंग्स को ऑटोमेट करते हैं तो डिसीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो काम खुद ब खुद होता रहता है। और जब कुछ समय बाद आप अपनी सेविंग्स को बढ़ते हुए देखते हैं तो वो एक अलग ही खुशी देता है। ये न सिर्फ फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन होता है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल बूस्ट भी होता है। आपको ये महसूस होता है कि आप प्रिपेयर्ड हो, चाहे कुछ भी हो जाए आप टूटोगे नहीं। अभिजीत कोलपकर बार बार ये बात दोहराते हैं कि सेविंग्स सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब आप छोटी छोटी चीजों में अवेयर होते हैं, जैसे बाहर कम खाने जाना, इम्पल्सिव शॉपिंग से बचना, डिस्काउंट का स्मार्ट यूज करना, तो आप धीरे धीरे सेविंग मशीन बन जाते हो और फिर ये हैबिट लाइफ लॉन्ग चलती है। सेविंग्स करने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे 10,000 रुपए कमाते हो या 1,00,000 रुपए, सेविंग्स की हैबिट आपकी इनकम से नहीं, आपकी सोच से बनती है। अगर आप कम में सेव करना सीख गए तो ज्यादा आने पर ऑटोमेटिकली बेटर हैंडल कर पाओगे और यही चीज आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। अभिजीत कोलपकर बताते हैं कि इमरजेंसी फंड रखने का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी है। जब आपके पास बैकअप होता है तो आपको हर छोटी बात का डर नहीं सताता। आप रिस्क लेने की हिम्मत करते हैं, चाहे वो नया कोर्स करना हो, जॉब स्विच करना हो या कोई साइड हसल स्टार्ट करना हो, क्योंकि आपको पता होता है अगर कुछ गड़बड़ भी हो गया तो आप संभाल सकते हो। और यही कॉन्फिडेंस आपकी ग्रोथ को बूस्ट करता है। सेविंग्स करते समय एक चीज और याद रखनी चाहिए, पैसा जितना स्थिर रहेगा उतना कम
फायदेमंद होगा। तो इमरजेंसी फंड के बाद जो पैसा बचे उसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके। लेकिन ये स्टेप इमरजेंसी फंड बनाने के बाद आएगा। पहले आप खुद को प्रोटेक्ट करो, फिर ग्रोथ की सोचना शुरू करो। सेविंग्स और इमरजेंसी फंड को लेकर एक और मिथ ये है कि लोग सोचते हैं अभी तो सब ठीक चल रहा है, इमरजेंसी की जरूरत क्यों? लेकिन इमरजेंसी तो कभी बताकर नहीं आती, और इमरजेंसी के समय सबसे खराब चीज होती है दूसरों से उधार मांगना या एसेट्स बेचना। उससे बेहतर है कि आप पहले से खुद को मजबूत बना लें। सेविंग्स आपकी फाइनेंशियल लाइफ का फाउंडेशन है। अगर ये स्ट्रांग है तो उस पर आप बहुत कुछ खड़ा कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, ड्रीम्स, गोल्स। लेकिन अगर सेविंग्स नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल बिल्डिंग कमजोर नींव पर टिकी है जो कभी भी गिर सकती है। अगर आपने अब तक सेविंग्स शुरू नहीं की है तो आज से एक छोटा स्टेप लीजिए। 500 रुपए ही सही, लेकिन हर महीने अलग रखिए। स्टार्ट स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट। धीरे धीरे आपको खुद ही मजा आने लगेगा जब आप देखेंगे कि आपकी सेविंग्स बढ़ रही है और आपके पास एक सॉलिड बैकअप तैयार हो रहा है। तो अगली बार जब सैलरी आए सबसे पहले खुद को पे करो, यानी सेव करो, फिर खर्चों की बारी आए। और याद रखो, इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। ये वो इनविजिबल शील्ड है जो आपको अनसर्टन दुनिया में कॉन्फिडेंट बनाता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि सेविंग्स करना ही काफी है, हर महीने कुछ पैसा बचा लिया और उसे बैंक में रख दिया, बस हो गया काम। लेकिन अभिजीत कोलाबकर इस सोच को बदलते हैं। उनका साफ मैसेज है, सिर्फ सेविंग्स से आप फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई हर साल आपके पैसों की वैल्यू कम कर देती है। इसलिए जरूरी है कि आप इन्वेस्टिंग भी समझें और शुरू करें। सेविंग्स वो पैसा है जो आप खर्च से बचा लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग वो तरीका है जिससे आप अपने पैसों से पैसा कमाते हो, और यही पैसा बनाता है आपके सपनों को पूरा करने का रास्ता। अभिजीत कोलाबकर बताते हैं कि अगर आप सिर्फ बैंक में पैसे जमा करते रहोगे तो आपका पैसा इन्फ्लेशन से हार जाएगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो वही पैसा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को ऐसे जगह लगाना जो आपको रिटर्न दे, यानी वो पैसा समय के साथ बढ़े। अभिजीत कोलाबकर इन्वेस्टमेंट को एक जरूरी फाइनेंशियल स्किल्स मानते हैं और कहते हैं कि हर इंसान को इसके बेसिक्स समझने चाहिए, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कई रास्ते होते हैं, इन्हें एसेट क्लास कहा जाता है। हर एसेट क्लास की अपनी रिस्क और रिटर्न होती है। 4 मेन एसेट क्लास होते हैं: डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट। डेट इन्वेस्टमेंट्स मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो फिक्स्ड रिटर्न देते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इनमें रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न भी लिमिटेड होता है, ज्यादातर 6% से लेकर 8% तक। इक्विटी यानी शेयर्स या स्टॉक्स, जहां आप किसी कंपनी में हिस्सा खरीदते हो। यहां रिटर्न बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन रिस्क भी हाई होता है। इसलिए इक्विटी उन लोगों के लिए है जो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और मार्केट को समझते हैं। गोल्ड एक ट्रेडिशनल और सेफ ऑप्शन माना जाता है। लोग इसे मोस्टली सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए खरीदते हैं, लेकिन अभिजीत कोलाबकर बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड का रिटर्न इक्विटी से कम होता है और इसे इन्फ्लेशन हेज की तरह इस्तेमाल करना बेहतर होता है। रियल एस्टेट यानी जमीन जायदाद, इसमें पैसा ज्यादा लगता है, लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन कई बार इसमें अच्छा एप्रिसिएशन मिल जाता है। हालांकि बिगिनर्स के लिए यह ऑप्शन हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, जिनसे कोई भी व्यक्ति अपनी जर्नी शुरू कर सकता है। सबसे पहला और पॉपुलर ऑप्शंस है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा
कई अलग अलग कंपनीज में लगाया जाता है, जिससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। और अगर आप डिसिप्लिन तरीके से हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे अच्छा तरीका है। SIP में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए या जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। अभिजीत कोलपकर बताते हैं कि SIP की ब्यूटी है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब पैसा खुद पैसा कमाने लगता है और समय के साथ वो तेजी से बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए के इन्वेस्ट करते हो और एवरेज रिटर्न 12% मानते हैं तो 25 साल में ये अमाउंट करीब 95 लाख हो सकता है। लेकिन अगर आप 10 साल लेट शुरू करते हो, यानी सिर्फ 15 साल इन्वेस्ट करते हो, तो वही अमाउंट 44 लाख ही बनता है। इसका मतलब है टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है इन्वेस्टिंग में। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा मिलेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी एक बहुत ही सेफ और गवर्नमेंट बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप सालाना 500 से लेकर 1,50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो और इसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की मैच्योरिटी 15 साल की होती है, लेकिन इसमें कॉम्पाउंड इंटरेस्ट मिलता है जो इसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बनाता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये बेस्ट ऑप्शंस में से एक है। NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम, ये रिटायरमेंट के लिए बहुत अच्छा टूल है। इसमें आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट होता है या आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन मिलती है। इसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होता है, जिससे बैलेंस बना रहता है। अभिजीत कोलाबकर इसे सजेस्ट करते हैं उन लोगों को जो अपने फ्यूचर के लिए एक सिक्योर इनकम चाहते हैं। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, ये म्यूचुअल फंड का ही एक टाइप है जिसमें टैक्स सेविंग्स का फायदा भी मिलता है। इसमें 3 साल का लॉक इन होता है और आपको इनकम टैक्स में सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और टैक्स भी बचाना चाहते हैं। अभिजीत कोलपकर स्ट्रांगली रिकमेंडेड करते हैं कि इन्वेस्टिंग को एक लॉन्ग टर्म एंड गोल बेस्ड पर्सपेक्टिव से देखो। मतलब आप किस उद्देश्य से इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे बच्चों की एजुकेशन, घर खरीदना या रिटायरमेंट, वो पहले डिसाइड करो। फिर उसी हिसाब से अमाउंट, एसेट और टाइम फ्रेम चुनो। वो ये भी बताते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फर्क होता है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जहां लोग तेजी से बाय सेल करते हैं और ज्यादा रिस्क लेते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन और पेशेंस मांगता है और यही रियल वेल्थ बनाता है। चार्ट्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए अभिजीत कोलपकर ये समझाते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन 10 से 15 साल बाद ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। इसे कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक कहते हैं और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा है। इन्वेस्टिंग करते समय एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है, आपको अपने रिस्क प्रोफाइल को समझना होगा। यानी आप कितनी रिस्क ले सकते हो और कितने समय तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप कंजर्वेटिव हो तो डेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अच्छे रहेंगे। अगर आप थोड़े बोल्ड हो तो इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स एक्सप्लोर कर सकते हो। इन्वेस्टिंग में टूल्स का यूज करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है, जैसे ग्रोबो, बब्ल्यू, ज़ीरोधा, कुवेरा या पेटीएम मनी जैसे एप्स, जो आपको आसानी से इन्वेस्ट करने और पोर्टफोलियो ट्रैक करने की सुविधा देते हैं। अभिजीत कोलपकर सजेस्ट करते हैं कि आप छोटी रकम से शुरू करें, सीखते जाएं और फिर ग्रेचुइटस अमाउंट बढ़ाएं। एक और मिथ जो वो तोड़ते हैं, इन्वेस्टिंग करने के लिए ज्यादा पैसा होना चाहिए। ये सोच गलत है। आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए। इन्वेस्टिंग
कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक स्लो बट पावरफुल जर्नी है जो समय के साथ आपके लिए वेल्थ क्रिएट करती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अभिजीत कोलबकर एक सिंपल मैसेज में समराइज करते हैं, और वो है सेव फॉर सिक्योरिटी, इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ। सेविंग्स आपकी सेफ्टी है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपकी पॉसिबिलिटीज खोलता है। जब भी टैक्स शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो हमारे मन में एक डर या उलझन से बन जाती है। ऐसा लगता है कि ये तो किसी अकाउंटेंट या सीए की दुनिया की चीज है, आम इंसान के समझने की बात नहीं। लेकिन अभिजीत कोलाबकर इस सोच को बिल्कुल बदल देते हैं। वो टैक्सेस को इतने आसान और रिलेटेबल ढंग से समझाते हैं कि पहली बार पढ़ने वाले को भी लगता है, अरे ये तो मैं भी समझ सकता हूं। भारत में टैक्स सिस्टम वाकई थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन अभिजीत कोलबकर इसे सिंपल पीसेस में तोड़कर समझाते हैं ताकि एक आम इंसान हो या फ्रीलांसर, हर कोई अपना फाइनेंशियल कंट्रोल खुद संभाल सके। वो बताते हैं कि सबसे पहली चीज जो समझनी जरूरी है वो है इनकम टैक्स स्लैब। हर साल गवर्नमेंट एक तय स्लैब सिस्टम के अनुसार डिसाइड करती है कि कितनी इनकम पर कितना टैक्स लगेगा। जैसे अगर आपकी इनकम 2,50,000 तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा है तो अलग स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। इसके बाद आता है कंफ्यूजन ग्रोस इनकम और नेट इनकम का। अभिजीत कोलबकर कहते हैं कि ग्रोस इनकम मतलब आपकी पूरी कमाई जो आपको कंपनी देती है, लेकिन नेट इनकम वो होती है जो वास्तव में आपके हाथ में आती है, यानी कटौती के बाद। यही फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग ग्रोस देखकर प्लानिंग करते हैं, लेकिन खर्च तो नेट इनकम से ही होता है। टैक्स को समझने का एक और मजेदार हिस्सा है डिडक्शन, यानी ऐसा पैसा जो आप कुछ जरूरी जगह खर्च करते हो और उसे गवर्नमेंट आपकी टैक्सेबल इनकम से घटा देती है। अभिजीत कोलबकर इसमें सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80C की। ये सेक्शन काफी पॉपुलर है और इसके तहत आप 1,50,000 रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसमें LIC का प्रीमियम आता है, LSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में किया गया इन्वेस्टमेंट, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसी चीजें शामिल हैं। यानी आप ये चीजें करके ना सिर्फ फ्यूचर सिक्योर करते हो बल्कि टैक्स भी बचाते हो। इसके अलावा 80D भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन ले सकते हो। अगर आपने अपने लिए या फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो उसका प्रीमियम आपकी टैक्स स्लैब इनकम से माइनस हो जाता है, और ये बहुत बड़ी राहत देता है, खासकर आज के समय में जब मेडिकल खर्च बहुत बढ़ चुका है। फिर आता है HRE हाउस रेंट या लोन। अगर आप रेंट पर रहते हो तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हो, लेकिन अभिजीत कोलबकर ये क्लियर करते हैं कि इसके लिए आपको प्रॉपर रेंट रिसीप्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन रखना जरूरी है। साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हर सैलरीड एम्प्लॉई को ऑटोमेटिकली मिलता है। अभी के समय में ये 50,000 तक है। अभिजीत कोलबकर स्ट्रांगली रिकमेंडेड करते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन की डिक्लेरेशन साल के शुरू में ही कर दो कि साल के अंत में TDS ज्यादा ना कटे और आपको प्लानिंग में दिक्कत ना आए। वो ये भी कहते हैं कि ऑनलाइन ITR पोर्टल का यूज करना आज के समय में बहुत आसान हो गया है। इन वेबसाइट्स और एप्स की मदद से आप खुद भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। बस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे फॉर्म 16, PAN कार्ड, बैंक डिटेल्स और इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स अपने पास तैयार रखना जरूरी है। जो लोग फ्रीलांसर हैं या गिग वर्कर्स जैसे कंटेंट क्रिएटर्स, डिजाइनर्स, कंसल्टेंट्स, उनके लिए भी अभिजीत कोलबकर प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं।
ये लोग किसी कंपनी से सैलरी नहीं लेते, लेकिन फिर भी उनकी इनकम टैक्स स्लैब होती है। इन्हें अपनी इनकम का रिकॉर्ड रखना चाहिए, जैसे बैंक ट्रांजैक्शंस, इनवॉइसेस और जो भी खर्च वो काम से जुड़े करते हैं, जैसे इंटरनेट बिल, लैपटॉप, ट्रैवल, वो भी बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में डिडक्ट किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस और डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन ये आपकी इनकम पर लगने वाले टैक्स को काफी कम कर सकता है। एक बहुत ही एंगेजिंग हिस्सा कोलाबकर की किताब का वो है जहां वो टैक्स से जुड़ी मेंटल ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं टैक्स तो अमीर लोग देते हैं, मेरी इनकम तो बहुत कम है। ये सब समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अभिजीत कोलाबकर इन सारी सोच को धीरे धीरे तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि टैक्स सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। साथ ही साथ अगर आप स्मार्ट तरीके से टैक्स प्लानिंग करते हो तो आप पैसे भी बचा सकते हो और मेंटल पीस भी पा सकते हो। वो ये भी समझाते हैं कि टैक्स इवेजन यानी गलत जानकारी देकर टैक्स बचाने की कोशिश एक गलत काम है, लेकिन टैक्स प्लानिंग यानी स्मार्ट तरीके से अपनी इनकम को मैनेज करना एक बहुत समझदारी वाला स्टेप है, और यही फर्क हर इंसान को समझना चाहिए। वो एक आसान फॉर्मूला भी देते हैं। अपनी इनकम के हिसाब से पहले ये समझो कि किस स्लैब में आते हो, फिर देखो कि कौन कौन सी डिडक्शन आपके लिए अवेलेबल है, और फिर साल के शुरू में ही एक रफ कैलकुलेशन बना लो। इससे साल भर स्ट्रेस नहीं होगा और आप अवेयर रहोगे कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा और कितना आप बचा सकते हो। अभिजीत कोलाबकर ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आप टैक्स के बारे में अनसिक्योर्ड हो तो एक बार किसी अच्छे सीए से कंसल्टेशन ले लो। एक बार सही से समझ गए तो अगली बार आप खुद भी कॉन्फिडेंटली आईटीआर फाइल कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, वो ये माइंडसेट डेवलप करते हैं कि टैक्स से डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी का एक हिस्सा है। जैसे आप बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग सीखते हो, वैसे ही टैक्स अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही जरूरी है। और जब आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता और भी क्लियर हो जाता है। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ हलचल ले आई हो तो इसे किसी अपने के साथ जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए जस्ट लिस्टन को, जहां हर शब्द आपको खुद से मिलाने का जरिया बनता है। कमेंट में बताइए आज आपने खुद के कौन से पहलू को थोड़ा और गहराई से देखा। याद रखिए, असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप सुनना शुरू करते हैं अपने भीतर की आवाज को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जस्ट लिसन और खुद को जानिए।